नमस्कार साथियों, इस वक्त एक इंटरव्यू की सबसे ज्यादा चर्चा भारत में हो रही है और वो इंटरव्यू है विजय माल्या का। वही विजय माल्या जिसके ऊपर आरोप है कि उसने भारत के बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर लिए और फिर डिफॉल्टर घोषित हुआ और फिर यूके भाग गया। उसका एक हालिया इंटरव्यू आया जिसमें विजय माल्या अपने आप को संत और महात्मा की तरह पेश कर रहा है। विजय माल्या का कहना है कि दोष उसका नहीं था, दोष भारतीय बैंकिंग सिस्टम और भारत की सरकारों का था। विजय माल्या के 4 घंटे के इंटरव्यू का जो लबोलुआब था उसमें वो यही कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ 6,203 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन सरकार 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन रिकवर कर चुकी है और इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर सके। क्या विजय माल्या सच बोल रहा है या वो सच्चाई के पीछे कुछ बड़ा और कड़वा सच छिपाना चाहता है? वो बार बार क्यों बैंकिंग सिस्टम और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है? इसके पीछे की मंशा आपको तब समझ में आएगी जब ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। विजय माल्या ने जो एक गेम खेला है, जो भारत में सरकार और बैंकिंग सिस्टम को बदनाम करने का जो गेम खेला है, उसके पीछे का तर्क भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि आखिर क्यों विजय माल्या ने अगर 6,203 करोड़ रुपए का लोन लिया तो सरकार ने उससे 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन रिकवर किया, और आखिर क्यों विजय माल्या को आज भी कार्रवाई झेलनी पड़ रही है। इन दोनों सवालों का उत्तर आपको मिलेगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि विजय माल्या ने अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए साल 2005 से 2010 के बीच 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी। इन दोनों को मिलाकर उसका डेब्ट बढ़ता चला गया। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट सुनाया। साल 2017 में DRT यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने किंगफिशर एयरलाइंस और माल्या के खिलाफ करीब 6,203 करोड़ रुपए का डेब्ट एडजस्टमेंट किया। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, 9,000 करोड़ रुपए का लोन था तो 6,203 करोड़ रुपए में एडजस्टमेंट हुआ। कहा यह गया उस समय DRT की तरफ से कि इसमें 1,200 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के तौर पर शामिल थे। विजय माल्या को साल 2014 में बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि विजय माल्या के पास पैसे तो थे लेकिन उसने बैंकों के रीपेमेंट के लिए कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं दिखाया था। 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी PMLA के तहत विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे असेट सीज करने के प्रोसेस को और तेजी मिली। अब सवाल ये कुछ लोग उठा रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए अगर आप टोटल सीज देखेंगे तो विजय माल्या की टोटल प्रॉपर्टी 18,000 करोड़ के आसपास की सीज की गई, लेकिन उसने तो लोन लिया था सिर्फ 6,203 करोड़ रुपए का। ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल आपके जहन में भी बार बार उठ रहा होगा। यह सवाल क्यों जरूरी है और बैंकों ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसी कार्रवाई क्यों की है विजय माल्या के खिलाफ? दरअसल ED ने या फिर बाकी बैंकों ने इतनी बड़ी राशि की प्रॉपर्टी सीज की, इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि माल्या का लोन अमाउंट कैसे बढ़ता चला गया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट को अगर आप जोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसका ओरिजिनल लोन 6,203 करोड़ रुपए का था, जो आपने देखा कि DRT ने यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने इतने पे सेटल किया था मामला। 6,203 करोड़ रुपए के लोन पर 11.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ ही ये लोन बढ़ता चला गया। 2017 के बाद इंटरेस्ट और पेनाल्टीज इस पर लगती चली गई और इस वजह से ये टोटल लोन 9,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। बैंकों ने लॉन्ग टर्म नॉन पेमेंट की वजह से इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया, जिसने डेब्ट को यानी कि कर्ज को सिग्निफिकेंटली और इंक्रीज कर दिया था, और विजय माल्या इस चीज को नहीं बता रहा है। ED और CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत बड़ी जानकारी हासिल की कि विजय माल्या ने लोन का एक बड़ा हिस्सा सेल कंपनीज और फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी।
माल्या ने यूरोप में प्रॉपर्टीज खरीदी, जैसे कि एक उसकी प्रॉपर्टीज 330 करोड़ रुपए के जो उसने फ्रांस में खरीदी, और अपने बच्चों के ट्रस्ट में उसने स्विट्जरलैंड में पैसे भी डाले। ये सब लोन के पैसों से कर रहा था विजय माल्या। उसने फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी किया। किंगफिशर एयरलाइंस के अकाउंट में मैनिपुलेशन का एविडेंस भी मिला है, जिससे बैंकों का लॉस और बड़ा हो गया था। अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या था, यह आप समझिएगा। विजय माल्या ने बैंकों को जो प्रॉपर्टी दिखाई, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, उस वैल्यू को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बैंकों को दिखाया गया, और बैंकों से साठगांठ करके या अंदर तक पहुंच बनाकर विजय माल्या ने बैंकों को उस प्रॉपर्टी के एवज में उसकी एक्चुअल रेट को ऊपर नीचे किया। हमेशा एक्चुअल रेट से बढ़ाकर उसने लोन लिए, और यहां पर उसने मैनिपुलेशन किया। जब बैंकों ने उसकी प्रॉपर्टी रिकवर करनी शुरू की, तो बैंक भी इस बात को देखकर हैरान हो गए थे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फोन 100 रुपए में खरीदते हैं, और उस फोन को बैंकों के सामने आप मॉर्गेज रखते हैं, और बैंकों को कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी 200 रुपए की है, और बैंक को आप कन्विंस कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी सचमुच 200 रुपए की है। तो ऐसे में बैंक आपको 200 रुपए के बदले जो लोन अमाउंट बनता है वो आपको देता है। लेकिन जब बैंक असलियत की जांच करता है तो पता चलता है कि ये तो मार्केट वैल्यू में इसका 100 रुपए ही है, तो बैंक आपको 60 रुपए या 70 रुपए ही लोन देता है। ये एक बड़ी चीज है जो विजय माल्या ने मैनिपुलेट की है, और इसकी जानकारी भी जांच एजेंसियों को हाथ लगी। अब पीएमएलए के अंदर, चूंकि हमने आपको शुरू में बताया कि विजय माल्या के खिलाफ पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई शुरू की गई। पीएमएलए के अंदर अगर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो उसके असेट जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है उन्हें सीज किया जाता है, और जितने अमाउंट का होता है उतने अमाउंट की प्रॉपर्टी सीज की जाती है। तो विजय माल्या ने न सिर्फ बैंकों से गबन किया, बल्कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, और जितने रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, ये भी प्रॉपर्टी रिकवर हो रही है, क्योंकि ये लोन के मिसयूज से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और ऐसे बहुत सारी संपत्तियों को सीज किया गया है। ईडी ने 2016 में 8044 करोड़ रुपए के असेट को सीज किया था, जिसमें मांडवा फार्म हाउस, बेंगलुरु के फ्लैट्स और कुछ शेयर शामिल थे। बाद में और भी एसेट सीज किए गए। अब बैंकों ने अपना लॉस रिकवर करना शुरू किया। बैंकों का एक कर्तव्य बनता है कि पब्लिक मनी जो होती है, बैंकों के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक मनी होती है, और उस पब्लिक मनी को वो प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ऐसे में बैंक क्या करता है कि जब भी रिकवरी करता है तो एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा ज्यादा करता है, कि हो सकता है कि क्योंकि वो फ्रॉड है, विजय माल्या फ्रॉड है, उसके फ्रॉड के कई केसेस हैं, तो हो सकता है कि उसने और भी कुछ मैनिपुलेशन किया हो। इसलिए बैंक हमेशा पब्लिक के पैसों को बचाने की खातिर ऐसा करते हैं। साल 2016 में 6630 करोड़ रुपए के असेट्स और 1411 करोड़ रुपए के पहले असेट उसके सीज किए गए थे। ईडी ने 14131 करोड़ रुपए के असेट्स बैंक को वापस कर दिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में भी अपने भाषण में कहा था। उन्होंने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कंफर्म किया था। माल्या ने एक नई क्लेम की और उसके हिसाब से कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। माल्या ने अपने आर्गुमेंट में 2024-25 में उसने सोशल मीडिया में भी कहा था, और अब इंटरव्यू में भी वो कह रहा है कि बैंक ने 14,131 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर किया, जो 6,203 करोड़ रुपए के डेब्ट से डबल से ज्यादा है। उसका कहना है कि एक्सेस रिकवरी की गई है, और इसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो कर्नाटका हाई कोर्ट भी गया, जहां उसने पिटीशन डाली। बैंक का इस पर काउंटर आया। बैंक का कहना है कि रिकवर्ड अमाउंट में इंटरेस्ट, लीगल कॉस्ट और पेनाल्टीज ये सब शामिल हैं, जो डेब्ट को और बढ़ा देते हैं। बैंकों ने अभी तक उतना ही रिकवर किया है जितना उनको 2021 के हिसाब से लगा कि उनको उतना लॉस हो चुका है। हो सकता है कि बैंकों ने अपना लॉस निकालना शुरू किया तो ये एक्चुअल अमाउंट से और ज्यादा हो सकता है। अब मल्टीपल केसेस में विजय माल्या पर लायबिलिटीज बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है हर बैंक अपना अपना कुछ ना कुछ वसूलेगा विजय माल्या से। जैसे कि अभी तक एसबीआई का आप देख रहे थे, आईडीबीआई बैंक से भी उसने फ्रॉड किया। आईडीबीआई बैंक से विजय माल्या ने 900 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसमें बैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। ये एक अलग केस है डेब्ट का।
जिसमें कार्यवाही अभी चल रही है। 180 करोड़ रुपए का लोन लिया एक दूसरे बैंक से, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है विजय माल्या के खिलाफ। उसकी ये लाइबिलिटी है, वो भी उसको पे करना है, यानी उसकी भी रिकवरी होगी। माल्या ने एम्प्लॉयज के पीएफ और इनकम टैक्स भी जो कलेक्ट किए थे उसको गवर्नमेंट को नहीं दिया, बल्कि वो यूके लेकर चला गया। आपने देखा होगा जो उसके 4 घंटे का इंटरव्यू आया है उसमें उससे ये सवाल पूछा गया कि आपने एम्प्लॉयज के पैसे नहीं दिए, उनका पीएफ नहीं दिया, आप ये सारे पैसे यूके में लेकर आ गए। तो विजय माल्या वहां भी गोलमोल जवाब दे रहा है। अब एक्स्ट्राडिशन फेस कर रहा है विजय माल्या। 2016 के बाद से वो देश छोड़कर फरार हो गया था। मार्च 2016 में वो यूके भाग गया था और ईडी ने उस पर प्रेशर डाला। जैसे ही ईडी ने प्रेशर डाला तो बैंकों ने यह तय कर लिया कि मतलब माल्या के खिलाफ बैंकों का डिस्ट्रस्ट बढ़ता चला गया, जो भरोसा था वो टूटा। 2017 से माल्या के एक्स्ट्राडिशन के लिए यूके में केस लड़ रही है सरकार केस लड़ती है तो उसका भी पैसा लगता है, और जब रिकवरी होगी तो उस पैसे की भी रिकवरी माल्या से ही की जाएगी। 2020 में एक्स्ट्राडिशन का केस अप्रूव हुआ, लेकिन माल्या ने लीगल लूप होल्स का फायदा लिया। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में वो 4 घंटे के इंटरव्यू में ये बार बार कह रहा है कि यूके के कोर्ट्स में मामले स्ट्रेच नहीं होते हैं, मतलब खींचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यूके के कोर्ट के लूप होल्स का उसने फायदा उठाया और 2020 से जो एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू हुई थी, देखिए आज 2025 में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, यानी उसने इस केस को यूके के कोर्ट के लूप होल्स का सहारा लेकर इसको लंबा खींचा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर दिया था, उसे दोषी पाया था। सोचिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके खिलाफ जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उसने अपने बच्चों के खाते में गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर किए, जो पैसे बैंक के थे। यह कोर्ट ऑर्डर है। इसलिए विजय माल्या ऐसे इंटरव्यू देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। विजय माल्या के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। विजय माल्या का कहना है कि उसे अभी तक रिकवरी के लिए जो अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं वो मुहैया नहीं कराए गए। लेकिन सच तो यही है कि विजय माल्या की रिकवरी की प्रक्रिया अभी चल रही है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बैंक ने अभी तक कार्रवाई की है। एक बैंक ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया हुआ है। एक अभी आईडीबीआई बैंक से उसकी रिकवरी बाकी है, 980 करोड़ रुपए के आसपास का लोन है वो। तो अलग अलग बैंकों को जो उनके इंटरेस्ट पर लॉस हुआ, रिकवरी में जो उनके खर्च हुए और जो केस लड़ने में खर्च हो रहा है, वो सारी चीजें सिर्फ एक आदमी से रिकवर होगी, विजय माल्या से रिकवर होगी। इसलिए उसका ये अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है और विजय माल्या के इस पूरे मामले में जितनी देरी होगी, ये अमाउंट और रिकवरी उतनी ज़्यादा तेज़ होती चली जाएगी और रिकवरी के अमाउंट्स पे आप आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ देखेंगे।